गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा आईसी इंजन एंड लुब्रिकेशन सब्जेक्ट। आईसी इंजन एंड लुब्रिकेशन सब्जेक्ट मोस्टली बीटेक थर्ड ईयर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में चलता है। AKTU के अकॉर्डिंग इसका सब्जेक्ट कोड है KLP054। तो आईसी इंजन पढ़ने से पहले सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि हीट इंजन क्या होता है। तो हीट इंजन देखते हैं। हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और बाद में हम उसी थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। केमिकल एनर्जी किसको कहते हैं? अब देखिए, आप किसी इंजन में जब भी डीजल या पेट्रोल डालेंगे तो डीजल पेट्रोल डालने के बाद जब उसको कंप्रेस करते हैं, जब उसका प्रेशर बढ़ता है तो उसमें आग लग जाती है। जो आग का जलना होता है वो आपका केमिकल रिएक्शन होता है। तो एक तरह की जो पेट्रोल और डीजल से हमने क्या प्राप्त की, एक तरह की केमिकल एनर्जी हमने गेन की। उसी केमिकल एनर्जी को बाद में हमने आग लगा के हीट यानी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। थर्मल एनर्जी को बाद में हम लोग यूटिलाइज करके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस था उसको हीट इंजन बोलते हैं, या हीट इंजन के अंतर्गत ये सारे प्रोसेस होते हैं। अब हम लोग ये जानते हैं हीट इंजन कितने टाइप्स के होते हैं। हीट इंजन मोस्टली जो है दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इंटरनल कंबशन इंजन, दूसरा होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं नाम के अकॉर्डिंग इंटरनल कंबशन, इंटरनल कंबशन से क्या समझ में आ रहा है? मतलब कंबशन का मतलब होता है आग लगना। इंटरनल कंबशन का मतलब होता है कि जो आप आग लगने की जो प्रक्रिया है वो इंटरनली हो रही है, मतलब किसी पार्ट के अंदर हो रही है, मतलब सिलेंडर के अंदर हो रही है, इसलिए उसको इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं। अब एक्सटर्नल कंबशन इंजन नाम के अकॉर्डिंग हमको लग रहा है कि जो जलने की प्रक्रिया है, कंबशन की जो प्रक्रिया है वो हमारी सिलेंडर के बाहर हो रही है। नाम के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा इंजन इंटरनल कंबशन इंजन है और कौन सा एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। अब ये बात अब हम देखेंगे कि इंटरनल कंबशन इंजन कितने टाइप्स के होते हैं। एक्सटर्नल कंबशन इंजन को मोस्टली यहाँ पे काम जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग अंत में जाते जाते आईसी इंजन यानी इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में ही देखते हैं, इसका बहुत ज़्यादा आगे इस्तेमाल नहीं होने वाला है। तो आइए हम देखते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन मोस्टली दो टाइप्स के होते हैं, रोटेटरी आईसी इंजन या रोटेटरी इंटरनल कंबशन इंजन। एक होता है रेसिप्रोकेटिंग इंटरनल कंबशन इंजन। रेसिप्रोकेटिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, आपके पास जितनी भी आजकल संसाधन दिख रहे हैं, यातायात के साधन जो भी हैं, मोटरसाइकिल हो, बस हो, ट्रक हो, जो भी चीजें हैं, उसके अंदर जो इंजन लगा होता है उसमें जो सिलेंडर के अंदर पिस्टन होता है वो अप और डाउन मोशन में मूवमेंट करता है। अप और डाउन मोशन में मूवमेंट करने का मतलब क्या है? उसी को हम लोग रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहते हैं। कोई भी चीज अगर किसी सिलेंडर के अंदर कोई पिस्टन अगर अप डाउन मोशन करता है तो उसको रेसिप्रोकेटिंग इंजन बोलेंगे। भाई रेसिप्रोकेटिंग का मतलब होता है अप और डाउन करना, ठीक है? तो उसके अप और डाउन करने की वजह से ऐसे इंजन को रेसिप्रोकेटिंग इंजन बोलते हैं। तो हमारे पास जितने इंजन होते हैं, जितने आसपास दिखाई देते हैं, वो सारे रेसिप्रोकेटिंग इंजन होते हैं। रोटेटरी आईसी इंजन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। चलिए अब हम आगे देखते हैं रेसिप्रोकेटिंग इंजन के बारे में। अब देखते हैं रेसिप्रोकेटिंग इंजन कितने टाइप्स के होते हैं। रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन, रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन। अब धीरे धीरे इसके आगे बढ़ेंगे तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे इसमें कौन कौन से इंजन होते हैं। अब हमने आपसे तो बता दिया कि जो है आपके आसपास जितने टाइप्स के मोटरसाइकिल, बस यानी व्हीकल वगैरह दिखाई देते हैं वो सब रेसिप्रोकेटिंग इंजन के अंतर्गत होते हैं। अब उसमें भी कितने टाइप्स हैं भाई, उसमें कुछ साधन आपके, कुछ व्हीकल आपके पेट्रोल से चलते हैं, कुछ आपके डीजल से चलते हैं। तो आइए हम देखते हैं कैसे क्या है। देखिए, रेसिप्रोकेटिंग इंजन को आप जो है दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है?
एक होता है स्पार्क इग्निशन, स्पार्क इग्निशन, स्पार्क इग्निशन इंजन, ठीक है। ये हो गया आपका पहला। आपका ये दूसरा हो जाएगा कंप्रेशन इग्निशन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, ठीक है। अब स्पार्क इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन को हम एक और नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जिसको एसआई इंजन, इंजन या इसको सीआई इंजन भी बोलते हैं। सीआई और एसआई। बीटेक थर्ड ईयर मैकेनिकल स्टूडेंट्स आपको ये बात जान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन से जो भी टॉपिक पूछा जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है आपका सीआई एसआई इंजन में अंतर निकालने को पूछता है। 5 से 10 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन और इसमें बहुत ही बारीकियों से देखना पड़ता है आपको कि सीआई एसआई इंजन में अंतर क्या है। देखिए अब हम जानते हैं सीआई एसआई में अंतर क्या है। देखिए नाम से स्पष्ट हो पा रहा है स्पार्क इग्निशन। इग्निशन का मतलब आप लोग जानते हैं, इग्निशन का मतलब होता है किसी चीज में आग लगाना, आग लगाना इग्नाइट करना। जैसे कि मान लीजिए आपका सिलेंडर में फ्यूल है, ठीक है, हमने फ्यूल को जो है कंप्रेस करके उसका प्रेशर इंक्रीज कर दिया। अब जिस समय प्रेशर इंक्रीज है उसी समय हम हल्की सी चिंगारी इसको देते हैं। उस चिंगारी देने को भी हम इग्निशन का प्रोसेस बोलते हैं, इग्नाइट करना। चिंगारी देने का मतलब इग्नाइट करना, ठीक है। तो स्पार्क प्लग के माध्यम से जिस इंजन में हम इग्नाइट करते हैं, स्पार्क प्लग के माध्यम से जिस इंजन में हम आग लगाते हैं उस इंजन को स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। कंप्रेशन इग्निशन इंजन में क्या होता है, आपको कहीं से चिंगारी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, स्पार्किंग की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट हुआ है कंप्रेशन इग्निशन। कंप्रेशन से क्या मतलब है, कंप्रेशन से ये मतलब है कि सिलेंडर के अंदर हमारा फ्यूल जो है पहले से भरा हुआ है, अब धीरे धीरे पिस्टन जब ऊपर आएगा तो उसका क्या होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इतना इंक्रीज होगा, इंक्रीज होते होते एक समय ऐसा आएगा कि वो कंप्रेस होने की क्षमता पार कर जाएगा। और जैसे ही कंप्रेस होने की क्षमता पार कर जाएगा तुरंत उसमें अपने आप टेम्परेचर इंक्रीज होगा और आग लग जाएगी। तो जिस इंजन में कंप्रेशन की वजह से आग लगी ऐसे इंजन को कंप्रेशन इग्निशन इंजन बोलते हैं। और जिस इंजन में स्पार्क प्लग की वजह से आग लगे उसको स्पार्क इग्निशन इंजन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसा कि आप नाम से शॉर्ट फॉर्म में देखें, इसको एसआई इंजन बोलते हैं, इसको कंप्रेशन इग्निशन इंजन बोलते हैं यानी सीआई इंजन बोलते हैं। अब आपके पास ये दिमाग में आ रहा होगा कि सर पेट्रोल इंजन भी होता है, डीजल इंजन भी होता है। तो आप ये समझिए कि जो हमारे पास पेट्रोल इंजन होता है, जैसे आपके पास बाइक होती है ना, बाइक सबके पास है। तो जब बाइक कभी भी ठंडी में स्टार्ट नहीं होती है तो आप बार बार किक मारते हो, किक मारते मारते जब स्टार्ट नहीं होती तो आपके पड़ोस में कोई अंकल आते हैं, कहते हैं ऐसा है उसका देखो स्पार्क प्लग में कार्बन आ गया होगा। अब यहाँ पे हम कार्बन नहीं निकालने बैठेंगे, बस ये देखेंगे कि स्पार्क प्लग में कार्बन आ गया होगा। इससे हमें ये पता चला कि हमारी जो बाइक है वो पेट्रोल इंजन से चलती है। स्पार्क प्लग पेट्रोल इंजन हम दोनों एक दूसरे से कोरिलेट कर पा रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमारा स्पार्क प्लग मोस्टली पेट्रोल इंजन नहीं होता है, मोस्टली क्या पेट्रोल इंजन में होता ही है। चलिए तो जो हम लोग लिखे हैं स्पार्क इग्निशन इंजन, उसको हम पेट्रोल इंजन भी बोल सकते हैं, पेट्रोल इंजन, ठीक है। अब कंप्रेशन इग्निशन को हम लोग डीजल इंजन भी बोल सकते हैं। स्पार्क इग्निशन इंजन को पेट्रोल इंजन बोल सकते हैं, कंप्रेशन इग्निशन इंजन को डीजल इंजन बोल सकते हैं। अच्छा क्यों बोलते हैं, देखिए पेट्रोल जो है बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होता है, हमने बहुत बचपन में पढ़ा हुआ है। तो पेट्रोल इंजन क्या है, हम लोग जब किसी भी व्हीकल में डाल देते हैं तो कंबशन चैम्बर के अंदर
पेट्रोल इंजन को कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने के बाद सिलेंडर के टॉप में जो है स्पार्क प्लग लगा होता है। तो स्पार्क प्लग की वजह से उसमें जो है आग लगती है। तो इसी वजह से इसको स्पार्क इग्निशन यानी पेट्रोल इंजन बोलते हैं। कंप्रेशन इग्निशन इंजन में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि पेट्रोल को ही हम कंप्रेस करके अपने आप टेम्परेचर इंक्रीज होता है, अपने आप आग लग जाती है। उसमें किसी स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं होती, किसी प्रकार से आग लगाने की, चिंगारी देने की, स्पार्किंग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए इसको कंप्रेशन इग्निशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो मेन पेपर में एग्जाम में पूछेगा सबसे इम्पोर्टेंट है आपसे एसआई सीआई इंजन में अंतर पूछ लेगा, या तो डीजल इंजन पेट्रोल इंजन में अंतर पूछ लेगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये हर साल पूछा जाता है। आप लोग नोट कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट में इस बार भी आना चाहिए, इसका इस बार भी आएगा। तो ये हो गया आपका जो है मोटा मोटा कि इंजन कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। आपको मोस्टली यही आईसी इंजन और सीआई इंजन के बारे में ही आगे चल के पढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं इंजन के बारे में। अब सीआई एसआई इंजन जाने से पहले हमको थोड़ा सा जो इंजन होता है उसका थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर की आवश्यकता पड़ती है। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामांकन। भाई कौन कौन से नामों से जानते हैं, है ना, पहले जरूरी ये होता है। तो आइए सबसे पहले जो है छोटा सा रफ डायग्राम बनाते हैं इंजन का। आइए देखिए, ये है आपका एक इंजन का हम लोग छोटा सा ओवरव्यू बनाते हैं। देखिए ये हो गया आपका इंजन, ठीक है। अब इसमें दो तरह के पोर्ट लगे होते हैं, वॉल्व लगे होते हैं। एक होता है आउटलेट वॉल्व, ठीक है, वॉल्व। एक होता है इनलेट वॉल्व, ये है आपका इनलेट वॉल्व, ठीक। इनलेट वॉल्व ये होता है सिलेंडर टॉप या सिलेंडर हेड बोलते हैं इसको, ठीक है। सिलेंडर हेड बोलते हैं इसको। ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, इसको यहाँ का छोड़ा जगह कम कर दीजिए, ठीक है। अब ये हो गई आपका, ये सिलेंडर है, ठीक, सिलेंडर। अब आपका यहाँ से ये पैक होता है, ठीक। अब यहाँ पे आपका लगेगा पिस्टन, ठीक, जो पिस्टन आपका सिलेंडर में मूव करने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये पिस्टन, ये आपका ये हो गया आपका पिस्टन, ठीक। यहाँ पे मान लीजिए आपका लगा है स्पार्क प्लग, अब आप लोग ये समझिए कि जो है जब आपका सिलेंडर के अंदर कोई पिस्टन मूव करता है तो सिलेंडर के एकदम से ये नहीं कि एकदम से ऊपर चला जाता है, कुछ एरिया हम लोग बचा के रखते हैं, जैसे इनलेट वॉल्व वाला एरिया, आउटलेट वॉल्व वाला एरिया, स्पार्क प्लग वाला एरिया। क्यों? स्पार्क प्लग को ये बार बार हीट करेगा तो दिक्कत होगी, स्पार्क प्लग बार बार खराब होगा, पूरी तरह हमारा फ्यूल भी यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो सिलेंडर का मेन हेड होता है उससे थोड़ा सा नीचे से ही पिस्टन की जो बात है वो हम डिसाइड करते हैं, यानी कि पिस्टन पूरा पूरा ऊपर तक नहीं मूव करता, थोड़ी सी जगह छोड़ के मूव करता है। तो जो ये आपका एरिया है थोड़ी जगह छूटा हुआ है, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस, क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक। क्लियरेंस वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि जो एरिया, क्लियरेंस वॉल्यूम एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा वॉल्यूम होता है जिस एरिया या जिस वॉल्यूम में आपका पिस्टन जाता ही नहीं, मूवमेंट ही नहीं करता है, उसके नीचे से मूवमेंट करता है। माने सिलेंडर का एक ऐसा एरिया जिस एरिया में पिस्टन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता, पिस्टन वहां जाता ही नहीं, ठीक, तो उसको क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है।
अब आपके पास एक एरिया यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ये देखिए ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, आपको पिस्टन यहाँ से चलना शुरू करना है, यहाँ तक जाएगा, ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जाएगा तो उसके अंदर का जो वॉल्यूम होता है उसको आप लोग स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वेप्ट वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम, ये आपका स्वेप्ट वॉल्यूम। जितने वॉल्यूम में आपका पिस्टन अप और डाउन मोशन करता है उस वॉल्यूम को हम लोग स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं। और जिसमें जो है आपका पिस्टन पहुंचता ही नहीं है उसको हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें ध्यान देंगे। इसमें क्या होता है, आपका जो मेन ये आपका सबसे टॉप वाला एरिया होता है जहाँ तक पिस्टन मूव करता है, तो जो टॉप वाला पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं TDC। TDC का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर, ठीक है, टॉप डेड सेंटर, TDC यानी टॉप डेड सेंटर। और यहाँ पे जो सबसे बॉटम वाला एरिया जहाँ पिस्टन उसके बाद जाता ही नहीं नीचे, पिस्टन का एक ऐसा एरिया है, सिलेंडर का एक ऐसा पॉइंट जो है जिसके नीचे पिस्टन मूवमेंट नहीं करता, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर यानी BDC, ठीक है, बॉटम डेड सेंटर, ठीक। अब जैसा कि नाम से देखा तो टॉप डेड सेंटर, डेड का मतलब होता है मर जाना, भाई किसी आदमी की मृत्यु हो जाने को हम लोग डेड कहते हैं। तो उसी प्रकार से पिस्टन जो होता है, पिस्टन का मूवमेंट उसी पॉइंट पे डेड हो जाता है, मतलब पिस्टन उसके आगे बढ़ नहीं पाएगा। टॉप मोस्ट, पिस्टन का टॉप मोस्ट वाला एरिया जिसके आगे पिस्टन मूव नहीं करेगा है उसको TDC बोलते हैं, टॉप डेड सेंटर बोलते हैं। बॉटम वाला एरिया जिसके नीचे पिस्टन मूव नहीं करता उसको बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं। नाम से इसका मीनिंग टॉप माने ऊपर, बॉटम माने नीचे, डेड मतलब खत्म, भाई जिसके आगे मूवमेंट करने का एरिया खत्म हो जाता है, ठीक है, उसको टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं। अब आप थोड़ा सा समझिए, ओवरव्यू थोड़ा समझाते हैं। देखिए इनलेट वाल्व में क्या होता है, सबसे पहले आपका फ्यूल अंदर आता है सिलेंडर के, ठीक है। स्पार्क प्लग का क्या काम है, स्पार्क प्लग का काम ये है जब आप पिस्टन ऊपर करता है, पिस्टन जब भी ऊपर जाएगा तो जो फ्यूल है आपका कंप्रेस रहेगा, फ्यूल कंप्रेस रहेगा, उसी समय पिस्टन से चिंगारी निकलेगी, इग्निशन होगा, इग्नाइट होगा। तो इग्निशन का प्रोसेस स्पार्क प्लग की वजह से होता है। आग लगती है तो ये इसमें जो है आप पिस्टन में धक्का देगा, फोर्स लगाएगा नीचे की ओर, ये धक्का देने के बाद नीचे आ जाता है, ठीक है, पिस्टन नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है। उसके बाद जब जल जाता है फ्यूल, जलने के बाद पिस्टन जब ऊपर जाता है तो ये खराब जली हुई गैसें इस पोर्ट से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने की वजह से इसको आउटलेट वाल्व बोलते हैं। आउटलेट वाल्व जो है अंदर आने के लिए होता है, स्पार्क प्लग लगा रहता है आग जलाने के लिए। ये आपकी सिलेंडर बॉडी है, ये आपका पिस्टन है, ये आपका क्रैंक है, ठीक, ये आपके सिलेंडर की बॉडी है। आपका जो सबसे निचला एरिया होता है, निचला पॉइंट होता है जिसके नीचे पिस्टन मूव नहीं करता उसको बॉटम डेड सेंटर, सबसे टॉप मोस्ट सेंटर जिसके ऊपर जो है पिस्टन आपका मूव नहीं करता उसको टॉप डेड सेंटर बोलते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, आइए अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। नॉमेनक्लेचर हो गया हमारा ये। अब जब भी हम आगे IC इंजन या CI इंजन या पेट्रोल डीजल इंजन या 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में जब भी पढ़ेंगे तो हमारा ये जो नाम इस्तेमाल हो रहा है, जैसे इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व, स्पार्क प्लग, सिलेंडर बॉडी, सिलेंडर हेड, है ना, टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, ये सब का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जान लेंगे तो आगे हम कभी भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि हम ये शब्द जानते नहीं है। अच्छा कुछ चीज़ें छूट गई हैं उनको भी देख लीजिए। देखो जो आपका सिलेंडर होता है ठीक, उसमें एक प्रकार का जो डायामीटर होता है, जैसे ठीक है, सिलेंडर में जब पिस्टन मूव करता है तो एकदम कांटेक्ट रहता है, तो ठीक है, जो आपका पिस्टन का डायामीटर होता है उसको आप लोग बोर बोलते हैं, ठीक, बोर बोलते हैं, बोर, पिस्टन के डायामीटर को बोर बोलते हैं या तो पिस्टन डायामीटर बोलते हैं, ठीक है,
पिस्टन डायामीटर। ठीक, डायामीटर का मतलब कुछ लोग नहीं जानते होंगे, व्यास बोलते हैं, व्यास। एक होती है त्रिज्या, एक होता है व्यास। त्रिज्या डायामीटर का आधा होता है, रेडियस बोलते हैं उसको। ठीक है, तो मोस्टली बहुत जगह हम आगे शब्द ये इस्तेमाल करेंगे, जैसे बोर बोल दिया, तो बोर का मतलब आपको तुरंत समझ जाएंगे, बोर का मतलब होता है सिलेंडर का डायामीटर या पिस्टन का डायामीटर। भाई डायामीटर में सिलेंडर की बॉडी की जो थिकनेस है वो घटा के हम लेंगे। पिस्टन आपका क्या है, बॉडी से सटा हुआ रहता है, सटा हुआ मूवमेंट करेगा तो उसके बीच का जो क्लियरेंस है जिसमें फिसलता है वो, उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो ये हो गया बोर या बोर डायामीटर या पिस्टन डायामीटर, सब एक ही चीज है। कुछ चीजें इसमें से छूट गई हैं, हम बता देते हैं फिर से। देखिए आपका जो पिस्टन है, जैसे मान लीजिए हम पिस्टन को थोड़ा सा बाहर अलग से देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर पिस्टन है। ठीक है, आपका पिस्टन जो है सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी हाइट हो गई पिस्टन की, ये आपका डायामीटर हो गया। ठीक, तो देखिए ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, तो भाई पिस्टन का कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होगा, कुछ ना कुछ एरिया भी होगा। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ पिस्टन। ठीक, एरिया ऑफ पिस्टन हमने ए बता दिया या ए नोट कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोर का एक लेंथ होगा, सिलेंडर का एक लेंथ होता है। सिलेंडर का लेंथ बोलो या तो लेंथ ऑफ स्ट्रोक बोलो। देखो ये स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, पिस्टन के एक बार ऊपर जाने को, एक बार नीचे आने को स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, तो सिलेंडर में जब भी पिस्टन ऊपर नीचे करता है, एक बार ऊपर नीचे करने को एक स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक, ऊपर नीचे जिस एरिया में या जिस लेंथ में करता है उसको लेंथ ऑफ स्ट्रोक बोलते हैं। मतलब मान लीजिए यहाँ पर टीडीसी है, यहाँ पे बीडीसी है, टीडीसी से बीडीसी तक की जो लेंथ होती है उसको लेंथ ऑफ स्ट्रोक बोलेंगे। ठीक, लेंथ ऑफ स्ट्रोक, लेंथ ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक को बोलेंगे एल। लेंथ ऑफ स्ट्रोक क्या होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ को लेंथ ऑफ स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक, जितने एरिया जितने लेंथ में आपका स्ट्रोक अप डाउन करता है वही लेंथ ऑफ स्ट्रोक है, उसको एल से डिनोट करते हैं। एरिया ऑफ पिस्टन, क्योंकि आप यहाँ से मान लीजिए पिस्टन को हमने निकाल के अलग से उसको देखा है, तो पिस्टन क्या होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, बस इसकी थोड़ा सा हाइट कम होती है। तो एरिया ऑफ पिस्टन को हमने ए से डिनोट कर दिया, लेंथ ऑफ स्ट्रोक को हमने एल से डिनोट कर दिया। अब हमारे पास निकालने के लिए एक सबसे बड़ी चीज जो है हम देखने चाहते हैं, हमने इस वॉल्यूम को क्या बोला था आपसे, स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम को जो है हम लोग लिखते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम को हम लोग लिखते हैं डब्ल्यू, वी डब्ल्यू लिखते हैं। वी और वॉल्यूम होता है नहीं, डब्ल्यू यस, यस जो है स्वेप्ट को डिनोट करता है, वॉल्यूम वी को डिनोट करता है। स्वेप्ट वॉल्यूम को हम लोग वी एस बोलते हैं। ठीक है, तो वी एस जैसे मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए वी एस इक्वल टू क्या होता है, वी एस इक्वल टू पाई बाई 4 वी स्क्वायर। ठीक, पाई बाई 4 वी स्क्वायर, पाई बाई 4 वी स्क्वायर, इसमें इंटू एल भी होगा। ठीक, इंटू एल। अच्छा डी क्या है, यहाँ पर लिखना भूल गए हम, डी क्या है, इसका डायामीटर है, डायामीटर, डायामीटर ऑफ पिस्टन, डायामीटर ऑफ पिस्टन क्या होगा, डी होगा। डी डायामीटर ऑफ पिस्टन, ए आपका पिस्टन का एरिया है, एल लेंथ ऑफ स्ट्रोक है, जितने जितने लेंथ में आपका अप डाउन मोशन कर रहा है, वी एस स्वेप्ट वॉल्यूम है। ठीक है, अब यहाँ पे हम फार्मूला देखेंगे स्वेप्ट वॉल्यूम का। स्वेप्ट वॉल्यूम का फार्मूला है वी एस इक्वल टू पाई बाई 4 वी स्क्वायर इंटू एल। अच्छा,
आई कोई भी वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, कोई भी वॉल्यूम निकालने के लिए जैसे मान लो आपको, अब चूंकि ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है आपका सिलेंडर, आइए थोड़ा सा इधर देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर सिलेंड्रिकल फॉर्म में है ये सिलेंडर आप, ठीक, तो ये जो लेंथ है मान लीजिए इसको L मान लेते हैं, जो आपके पिस्टन की लेंथ है, पिस्टन की लेंथ यानी कि मान लो लेंथ ऑफ स्ट्रोक हो गई, ये डायमीटर ऑफ पिस्टन है इसको D मान लेते हैं, ठीक है। अब आप लोग बचपन में चीज पढ़े होंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक, जो आपके वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ये कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब चलिए मान लीजिए यहाँ पे जो वृत्त है डी है, अब यहाँ आर की जगह हम क्या रखेंगे, d/2 रखेंगे, ठीक। अब d/2 रखेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे पाई d²/4 आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, पाई d²/4 आ गया, ये क्या है, ये वृत्त का क्षेत्रफल है। हमें जब भी किसी बेलन का आयतन नहीं, बेलन का आयतन निकालना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इनटू लेंथ ऑफ सिलेंडर ऐसे कर देते हैं तो आ जाता है। तो उसको थोड़ा हिंदी में समझने मान लीजिए किसी लोग को नहीं समझ में आता है, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल है अगर बेलन की लंबाई से उसको गुणा कर दें तो हमारा बेलन का आयतन आ जाता है, जो बेलन का आयतन हमको यही निकालना है, भी सिर्फ वॉल्यूम निकालना है। तो पाई/4 इनटू d² हम पा चुके हैं, ठीक है, यहाँ तक वैल्यू हम पा चुके हैं, ये पा चुके हैं। अब देखिए वॉल्यूम निकालने के लिए हमारा लेंथ से मल्टीप्लाई भी करना है। अब फिर से देखिए वही चीज, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सिर्फ वॉल्यूम हमको निकालना है, तो ये तो हो गया हमारा एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। उसमें जो हम लेंथ ऑफ सिलेंडर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सिर्फ वॉल्यूम जो वहाँ पे वैल्यू दी है ये पूरी यहाँ पे आराम से आ जाएगी, ठीक। अब ये आपका आ चुका है। अब आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ाएंगे, अब आगे की चीज इसके हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अब आज के लेक्चर में आपने क्या क्या समझा, आज के लेक्चर में सबसे पहले आपने ये समझा कि हीट इंजन क्या होता है, ठीक है। हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, बाद में उसी थर्मल एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं इंजन के फॉर्म में, ठीक। अब बाद में हमने ये देखा कि इंजन मतलब हीट इंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो हीट इंजन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरनल कंबशन इंजन, दूसरा होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन में आग लगने की क्रिया सिलेंडर के अंदर होती है, कंबशन का मतलब आग लगना, इंटरनल का मतलब होता है अंदर, आग लगने की क्रिया सिलेंडर के अंदर हो रही है, इसलिए उसको इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं। एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या होता है, एक्सटर्नल मतलब बाहरी, कंबशन का मतलब आग लगना, एक्सटर्नल कंबशन इंजन का मतलब होता है आग लगने की क्रिया सिलेंडर के बाहर हो रही है, ठीक। एक्सटर्नल कंबशन इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन दोनों स्पष्ट हो गया आपको। एक्सटर्नल का कोई काम नहीं है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन मोस्टली होता है आपका टरबाइंस वगैरह में होता है। टरबाइंस में क्या होता है कि बड़े बड़े भट्टियों में आग लगाते हैं, बाद में स्टीमर लगाए रहते हैं, उसमें पानी भर के नीचे से हीट देते हैं तो वो भाप बन जाता है, भाप से हम लोग टरबाइन की ब्लेड को रोटेट करा लेते हैं। तो देखिए आग हमने जो लगाई है वो मान लीजिए तब मान लो आप लोग भगोने में जब पानी गर्माते हो, कुकर में समझो, कुकर में पानी गर्माते हो ना, कुकर में, अब कुकर की सीटी निकाल दो आप, तो सीटी से जो भाप निकल रही है उसको आप लोग नोजल मान लो, उस नोजल को हम जब किसी पाइप के थ्रू किसी ब्लेड पर इंपैक्ट डालते हैं तो ब्लेड हमारी रोटेट करेगी, है ना। अब उसमें देखो कुकर में जो आग लगा है वो बाहर से लगाया गया है, मतलब गैस के बर्नर से जो आग निकल रही बाहर से लग रही, कुकर एक पैक्ड एरिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका स्टीम टरबाइन वगैरह होता है वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन है, जो हमको यहाँ फिलहाल पढ़ना ही नहीं है, हमको तो पढ़ना है इंटरनल कंबशन इंजन। अब इंटरनल कंबशन इंजन हमने देखा दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रोटेटरी इंटरनल कंबशन इंजन, एक होता है रेसिप्रोकेटिंग कंबशन, नहीं रेसिप्रोकेटिंग इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। अब रोटेटरी फिर से दो भागों में बांटा गया है, स्पार्क इग्निशन इंजन
कंप्रेशन इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन का मतलब आग लगने की क्रिया स्पार्क प्लग द्वारा हो रही है। कंप्रेशन इग्निशन का मतलब आग लगने की क्रिया कंप्रेशन के द्वारा हो रही है, मतलब उसको कंप्रेस करके आग लगाया जा रहा है। ठीक, इंटरनल कंप्रेशन इंजन ना, स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन दो टाइप्स हो गए। अब उन्हीं को हम लोग स्पार्क इग्निशन वाले को पेट्रोल इंजन बोलते हैं, कंप्रेशन इग्निशन वाले को डीजल इंजन बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा जो सिलेंडर होता है उसके नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया, जो कि ये है भाई। हम आगे 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन जब भी पढ़ेंगे तो हम चीज़ों को पहले से जानते रहेंगे, तो हम सीधे बोलेंगे टीडीसी, तो आप मतलब सीधे समझ जाओगे, हमने पहले बता रखा है। तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम अपने आगे वाले लेक्चर्स में करेंगे, इसलिए हम आपको आज नॉमेनक्लेचर समझा दी। अब आगे की चीज़ें हम आपको कल पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।